आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य प्रकाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वितान का पाठ डायरी के पन्ने, इस पाठ के सार को आसान शब्दों में समझेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके समक्ष आता है तो आप हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। तो आइए समझते हैं इस पाठ को। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल के उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। ये पाठ एक लड़की जिसका नाम एन फ्रैंक है उसकी डायरी पे आधारित है, जिस डायरी में उसने उस समय जब वो अज्ञातवास में रही थी और किन किन परिस्थितियों का उसने सामना किया था, क्या माहौल उस समय था, क्या परिस्थितियां उस समय थी, उन सभी चीज़ों का इस प्रकार से वर्णन किया है कि इस पाठ को पढ़ते हुए हम उस समय की परिस्थितियों को महसूस कर सकते हैं। ये बात उस छोटी सी बच्ची की लेखनी में थी। एन फ्रैंक को जब उसका 13वां जन्मदिन था 12 जून 1942 को, उसको एक नोटबुक मिली जिसके बाहर से सफ़ेद और लाल रंग का कवर था। उसने उसी दिन तय कर लिया था कि वो इस नोटबुक को अपनी डायरी बनाएगी। उपहार में उसको एक उपहार और मिला था, एक गुड़िया, जिस गुड़िया को प्यार से किट्टी कहती थी। और ये पूरी डायरी उसने किटी को संबोधित करते हुए लिखी है। जब उसने इस डायरी को लिखना शुरू किया था उस दिन वो अज्ञातवास में नहीं गए थे, लेकिन इस डायरी को शुरू करने के 1 महीने के अंदर उन लोगों को अज्ञातवास में जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी एन ने लिखना जारी रखा। इस डायरी को उसने आखिरी बार 1 अगस्त 1944 को लिखा था। उसके 3 दिन बाद दूसरे 7 लोगों के साथ वो लोग नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसमें एन भी थी और 7 लोग जो साथ में रहे थे वो सभी लोग नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हत्थे नहीं लगी और जब उनके पिताजी ऑटो फ्रैंक ने उस डायरी को पढ़ा, जब उनको वो डायरी मिली और उन्होंने उस डायरी को पढ़ा तो उन्होंने अपनी छोटी सी बिटिया के उस लेखन की गहराई को समझा कि कितनी खूबसूरत तरीके से उनकी छोटी सी बेटी ने उस समय की जो परिस्थितियां थी उसका इस प्रकार वर्णन किया है कि एक एक घटना को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इस प्रकार से लिखा है कि आज भी इतने साल बाद अगर हम इस डायरी को पढ़ रहे हैं तो हम उन परिस्थितियों को महसूस कर पा रहे हैं। उसके बाद उनके पिताजी ने वो हर संभव कोशिश की कि वो अपनी बिटिया की इस डायरी को प्रकाशित करवाएं और 1947 में उन्होंने इस डायरी को प्रकाशित करवाया। धीरे धीरे ये डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा अधिक पढ़ी जाने वाली डायरी की सूची में सम्मिलित हो गई। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद दर्दनाक अध्याय का साक्षात अनुभव कराती है। अब जानते हैं इस पाठ के सार को। बुधवार 8 जुलाई 1942। अपनी डायरी के पहले पन्ने में किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक कहती हैं कि प्यारी किट्टी, रविवार को दोपहर 3 बजे उनकी 16 वर्षीय बड़ी बहन मार्गोट को यातना शिविर से बुलावा आया गया था। यह तो सभी जानते हैं कि यातना शिविर में यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। बस उस समय से ही उनके पूरे परिवार में तनाव शुरू हो गया, उथल पुथल मच गई।
अब एक एक पल उनके घर वालों के लिए काटना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे डच सैनिक कभी भी आकर के मार्गोट को ले जा सकते हैं। मार्गोट एन की बड़ी बहन है जिसकी उम्र 16 साल है। पहले उनके परिवार की योजना थी कि वो 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे, लेकिन जब बहन को बुलावा आ गया था तो उसके बाद वो जल्द से जल्द अज्ञातवास में जाना चाहते थे। उन 4 लोगों के साथ मिस्टर वान दान का परिवार भी साथ में गुप्त आवास में जाना चाहता था। इसलिए दोनों परिवारों ने, जिसमें एन की माँ, उनके पिता, उनकी बड़ी बहन और मिस्टर वान दान दंपति, उनका बेटा पीटर, वो सभी अपना जो आवश्यक सामान है उसको रखने की तैयारी करने लगे। मिस्टर डसेल भी बाद में उनके साथ रहने आए। एन फ्रैंक ने अपनी थैली में एक डायरी, कलर, स्कूल की किताबें और रुमाल, कुछ पुरानी चिट्ठियां आदि रख ली, क्योंकि लेखिका की स्मृतियां पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। वो अज्ञातवास जाने के ख्याल से बहुत डरी हुई थी। 9 जुलाई 1942 की सुबह वो अज्ञातवास में चले गए थे, एक ऐसी जगह जहां पर वो सुरक्षित रह सके। गुरुवार 9 जुलाई 1942 को वो सभी लोग सामान से भरे अपने बड़े बड़े थैलों को कंधे पर उठाए अज्ञातवास पे जाने लगे। उनके सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा लगा हुआ था जो लोगों को उनकी व्यथा के बारे में बता रहा था। दरअसल हिटलर के शासनकाल में यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए सीने में पीला सितारा लगाना आवश्यक था। उनका नया घर उनके पिताजी की ऑफिस की ही इमारत में था। ये भवन गोदाम व भंडार गृह के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह पीसी जाती थी। इसके बाद वो अपने घर का पूरा खाका कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, कहाँ पे सीढ़ी है, कहाँ पे दरवाजे हैं, ये सब चीज़ एन बताती हैं। किस कमरे में क्या काम होता है, कौन कौन सा कमरा है रहने का, ये सब एन फ्रैंक अपनी डायरी में बताती हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942 एन अपनी डायरी में लिखती हैं, नए घर में पहुंचने के बाद उनका पहला व दूसरा दिन यानी सोमवार व मंगलवार पूरा दिन नए घर में सामान को व्यवस्थित करने में बीत गया। उनकी माँ और बड़ी बहन बुरी तरह से थक गई थी, मगर वो अपने पिता के साथ अपने नए घर को व्यवस्थित करने में लगी रही, जिस कारण एन बहुत थक चुकी थी। एन फ्रैंक कहती है कि बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत भी नहीं थी कि जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। नई जगह में जा रहे थे, उस जगह में जाने के बाद उस जगह को अपने रहने लायक बनाना और हर चीज को व्यवस्थित करने में काफी समय लगा, जिससे कि एन फ्रैंक काफी थक चुकी थी। शनिवार 28 नवंबर 1942 को एन फ्रैंक बताती हैं कि हम अपने नए घर में बिजली व राशन कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। उन्हें इन दोनों को किफ़ायत से चलाना होगा, वरना मुसीबत आ सकती है। शाम 4:30 बजे अंधेरा हो गया, मगर अज्ञातवास में होने के कारण वो रात में बिजली नहीं जला सकते थे, क्योंकि अगर बिजली जलाते तो अन्य लोगों को उनके वहाँ रहने के बारे में पता चल सकता था। इसलिए एन रात को नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि बिजली वो बल्ब का प्रयोग नहीं कर सकती थी। ऐसे में वो अन्य कामों को करने में अपना समय बिताने की कोशिश करती थी। एन फ्रैंक कहती हैं कि दिन में वो पर्दा हटाकर बाहर भी नहीं देख सकती हैं, इसलिए उन्होंने रात में दूरबीन से पड़ोसियों के घरों में
ताक झांक करना और अपने वक्त को गुजारा करती थी। यहाँ पर लेखिका का मिस्टर ड्रसेल के बारे में बताती हैं कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनके भाषण सुन सुन के बोर हो जाती हैं, क्योंकि वो हर समय अनुशासन संबंधी बातें ही करते हैं। वो थोड़े चुगलखोर टाइप के भी हैं, जो उनकी सारी बातें उनके मम्मी पापा को बता देते हैं। उन्हें बार बार उनकी बुराइयां व कमियों के बारे में बताया जाता है, जो एन को बुरा लगता है। एन फ्रैंक कहती हैं कि मीन मेख निकालने वाले परिवार में अगर आप कैद में हो और हर तरफ से आपको दुत्कारा व फटकारा जाए तो इसे झेलना आसान नहीं होता। लेकिन रात में बिस्तर पर लेटकर मैं अपने पापों, कमियों व कार्यों के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अपने आप पर हंसना और रोना दोनों आता है। यहाँ पर लेखिका खुद अपना आंकलन करती हैं, जो उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व बना देता है। शुक्रवार 19 मार्च 1943। इस पत्र में, इस डायरी के पेज में एन फ्रैंक बताती है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित हो गई है, जो कालाबाजारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही भूमिगत लोगों के लिए भी यह चिंता की बात है, क्योंकि अब उनको भी उनके स्रोतों का सबूत देना पड़ा। लेखिका का घायल सैनिक वो हिटलर के बीच की बातचीत को रेडियो में सुना है। घायल सैनिक अपने जख्मों को देखते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। शुक्रवार 23 जनवरी 1944। एन फ्रैंक बताती है, पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें परिवार के वंश वृक्ष और राजसी परिवार की वंशावली की तालिका में खासी रुचि हो गई। वो बड़ी मेहनत से अपने स्कूल का काम करती हैं और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को भी समझती हैं। वो रविवार को अपनी प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती हैं। हर सोमवार मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर की पत्रिकाएं लाते हैं। हालांकि परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। वो रोज नई नई केस सज्जा बनाकर आती है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो अमूक फिल्म स्टार की नकल कर रही है, जिससे उसका मन आहत होता है। बुधवार 28 जनवरी 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि हर दिन घर के 8 लोग अपनी वही पुरानी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसे सुनकर अब वो बोर हो चुकी है। नया सुनने व बोलने को कुछ नहीं है। इस बात से उसका मन घुटता है। बुधवार 29 मार्च 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी व पत्रों का संग्रह कर लिया जाए। यह खबर आते ही सबने उनकी डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन वो इस प्रसारण के बाद बहुत गंभीरता से अपनी डायरी में हर बात लिखने लगी। एन फ्रैंक अपनी डायरी को एक ऐसे शीर्षक के साथ छपवाने की बात करती है जिससे लोग उनकी कहानी को जासूसी कहानी समझेंगे। वो कहती हैं कि युद्ध के 10 साल बाद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों ने अज्ञातवास में कैसी जिंदगी जी थी, बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती थीं आदि। वो आगे बताती हैं कि सामान खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। चोरी चकारी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं।
मंगलवार का दिन 11 अप्रैल 1944। इस पत्र में एन फ्रैंक बताती हैं कि शनिवार 2 बजे के आसपास गोलाबारी हुई थी। रविवार दोपहर उन्होंने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर के आने के बाद उन्होंने काफ़ी देर बातें की। दोनों ने मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाई। उसी रात उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई, जिसे वे गुप्त आवास में रहने की मजबूरी के कारण किसी को नहीं बता सके। मगर इस घटना ने सभी को अंदर तक हिला दिया था। मंगलवार 13 जून 1944 को एनी फ्रैंक अपनी डायरी में बताती है कि आज वो 15 वर्ष की हो गई हैं और उन्हें उपहार स्वरूप पुस्तकें, जैम की शीशी, बिस्कुट, सोने का ब्रेसलेट, मिठाइयाँ, लिखने की कॉपी मिली है और पीटर ने उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। मौसम खराब है, हमले जारी हैं। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हैं और हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो आगे कहती हैं, वान दान व मिस्टर डसेल उन्हें घमंडी अक्कड़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वो भी उन्हें मूर्खाधिराज कहती हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने मन की बात लिखी है कि उन्हें कोई भी ढंग से नहीं समझता और वो अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। यहाँ पे एन बताती हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको सीरियस नहीं लेता है और वो सोचती हैं कि भाई अन्य व्यक्ति उनकी भावनाओं को समझें। वो पीटर के बारे में बताती हैं कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु वो उसके धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से नफरत करती है। वह शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन करता है। वह बहुत अधिक भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें किया करता है। एन फ्रैंक आगे कहती हैं, काफ़ी दिनों से वे बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए वो प्रकृति को देखना चाहती हैं। एक दिन गर्मी की रात उन्हें चाँद देखने की इच्छा हुई, मगर चांदनी अधिक होने के कारण वो खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर बादलों की लुका छिपी देखने का अवसर भी उन्हें 1.5 साल बाद मिला। वो कहती हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चाँद, तारों को देखकर उसे शांति और आशा मिलती है। एन फ्रैंक कहती है, मौत के खिलाफ मनुष्य किताबों में उन्होंने पढ़ा था कि युद्ध में एक सैनिक को जितनी तकलीफ, पीड़ा और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक यातना और तकलीफ तो औरत बच्चा पैदा करते वक्त सहन करती है। पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में वो कहती हैं कि उसे लगता है पुरुषों की शारीरिक क्षमता अधिक होती है, जिस वजह से उन्हें शुरू में ही महिलाओं पर शासन किया है। लेकिन अब समय बदल गया है। शिक्षा और प्रगति ने महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। आधुनिक महिलाएं समाज में अपनी बराबरी चाहती हैं, इसलिए महिलाओं को भी पुरुष की तरह ही सम्मान मिलना चाहिए। वो उन व्यक्तियों की बुराई करती हैं जो समाज में महिलाओं के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं। ये डायरी उन्होंने इतनी जो डायरी में घटनाएं लिखी, तो जो उनकी अंतिम जो उन्होंने पेज लिखा था वो 1 अगस्त 1944 को लिखा था। उसके बाद एन फ्रैंक अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिताजी के समेत नाजी पुलिस की हत्थे में चढ़ गई थी। के बाद एन फ्रैंक, उनकी बहन और उनकी माँ नहीं बच पाई, उनके पिताजी ही बच पाए थे। और जब वो अपनी बेटी की डायरी को पढ़ते हैं और उसको प्रकाशित कराते हैं।